कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत अजीम शख्सियत पधारी हुई हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों की उम्र में या और समझ लीजिए कि 50 साल से ऊपर के लखनऊ के हर सुधी नागरिक को इनका नाम बताने की बस ज़रूरत है। लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और जान जाएंगे। ये हैं कुमकुम धर। लखनऊ में जो कथक का घराना है और कथक की जो कलाकार है और कथक को पूरे संसार में जहाँ जहाँ फैलाया गया है उसमें कुमकुम जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो एक बड़ा नाम है और उन्होंने पूरे जीवन भर इसकी साधना की है एक तरह से। कुमकुम जी आज हमारे बीच में यहाँ पर हमारे श्रोताओं से बातचीत करने और अपने अनुभव बिखेरने और बांटने आई हुई। उन्होंने आने का यहाँ पर सहमति दी है। हम उनका स्वागत करते हैं और नमस्कार जी। नमस्कार कुमकुम जी। एक और दर्शकों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दें कि कुमकुम जी कथक की फॉर्मल ट्रेनिंग के अलावा मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की एमए है। पढ़ने में कुशाग्र थी, तेज़ थी, तो इसलिए उनको इसके बाद फ़ौरन एक नौकरी भी मिल गई और एक डेवलपमेंट सिस्टम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, एक वो PSU है, उसमें उनको नौकरी मिली। अच्छी नौकरी थी और उन्होंने उस नौकरी को बड़ी मेहनत से 18-20 साल अंजाम दिया। 25 साल। और आप सोचिए जरा सा एक मिनट कि जो आदमी 10 से 5 नौकरी करता हो, फिर पता नहीं कब कथक करती होंगी, कब थिएटर करती होंगी, कब क्रिएटिव परसूट्स में रहती होंगी। और हाँ, इस सब का पूरा सिलसिला ये हुआ कि बच्चे नहीं घर में हो सकते। ये इन्होंने कसम खा ली थी उस उम्र में अपने वक्त से आगे सोचने वाली, क्योंकि जानती थी कि 2 प्रॉब्लम के बीच में एक तीसरी प्रॉब्लम और बोल नहीं ली जा सकती। कुमकुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करिए अपनी बचपन की याद, बड़े होने की, पढ़ाई की और शुरुआत की नौकरी की। हाँ, तो आपने कहा बचपन की याद, तो मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मुझे बचपन से ही नाचने का शौक था। अच्छा। जैसे घरों में बच्चे नहीं करते हैं, कोई ओकेजन, शादी ब्याह का हो, कभी कुछ हो, तो उसमें जैसे मेरी बड़ी बहन या मेरी बुआ मुझे ऐसे सजा के खड़ी कर देते थे कि हाँ आप कुछ किसी संगीत पे नाचे। तब तक तो मैंने कोई फॉर्मल तालीम नहीं ली थी। तो इस तरह से ये सिलसिला चला। फिर बाद में जब मैं लखनऊ आई तो लखनऊ में, और वो भी काफ़ी समय के बाद, शुरू में मैंने कोई ऐसी तालीम नहीं ली, तो ये पता लगा कि एक बहुत बड़े गुरु लखनऊ में आए हैं और वो कथक केंद्र की उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापना की और वो उसके पहले निदेशक नियुक्त हुए। और वो गुरु मेरे आदरणीय, परम आदरणीय गुरु लच्छू महाराज जी। तब मैं उनसे मिलने गई, बिल्कुल अपनी एक सहेली को लेकर उनसे मिलने गई और मैंने उनको कहा कि हम भी सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तुमको कुछ आता है? तो हमने कहा नहीं, कुछ नहीं आता है। पता नहीं क्या देखा, सोचा और कहा अच्छा तुम्हें सिखाएंगे। और फिर उस दिन के बाद से आप समझ लीजिए कि एक
जीवन की धारा, सोच बदल गई। उसके पहले ऐसा सोचते थे लोग, मेरे घर वाले, कि शायद ये इंटरमीडिएट साइंस से करने के बाद पीएमटी करेगी और उस लाइन में जाएगी, ऐसा, हाँ डॉक्टर बनेगी, क्योंकि उस समय शायद इस तरह के प्रोफेशंस बहुत महत्वपूर्ण, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर, डिग्री कॉलेज, जी टीचर या IAS, हाँ, तो ये सोचा गया था। लेकिन ये जैसे ही ये सीखना शुरू हो गया तो वो सोच बदल गई। लेकिन क्योंकि मेरे पिता स्वयं में एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, तो उन्होंने ये कहा कि, और उन्होंने मुझे बहुत स्वतंत्रता दी, माँ बाप ने, सब कुछ सीखने और करने की, लेकिन उन्होंने कहा था कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई मैंने मतलब उसके साथ साथ ही मैंने पढ़ाई की, BA किया, MA किया, उनकी बात रखने के लिए, बिल्कुल, और उसके बाद PhD भी किया इकोनॉमिक्स में। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये सिलसिला एक चलता रहा, लेकिन मेरा मन प्राण जो है वो नृत्य में लगा रहता था। सच पूछे तो वही मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम हो गया। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत तालीम हुई हमारी। तो हम सीखते तो कथक केंद्र में थे, लखनऊ कथक केंद्र, तब तक नया पहली बार बना था। लेकिन ये उसमें शर्त ये रखी गई थी कि जब हमारे गुरु जी आएंगे तो वो लखनऊ घराने की तालीम गुरु शिष्य परंपरा की तरह देंगे। कोई सिलेबस नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, जो इनकी इच्छा होगी वो सिखाएंगे। और यही तरीका चला बाद में। और हम हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग जो भी, और बहुत कम लोग वहाँ पे, बहुत कम शिष्य या शिष्याएं उनके पास थी, क्योंकि वो लेते ही बहुत कम लोगों को थे। और पूरा जो उद्देश्य था वो ये था कि कुछ प्रोफेशनल कलाकार तैयार करेंगे, इसीलिए बड़े अनुरोध से उनको बम्बई से बुलाया गया था। तो तालीम शुरू हुई। हम हमेशा गुरु के आसपास ही रहते थे, छुट्टी हो, होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, मतलब हमेशा उनके आसपास, उनके साथ साथ। और उसी तरह से हमने सीखना शुरू किया और फिर सीख लिया। तो मतलब ये जो आपने जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किसी विश्वास पर, विचार पर नहीं होगा तो आई थिंक यू कांट गो। और इसमें आपने कथक के लिए आपकी जो पैशन रहा वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि आपके MA PhD इकोनॉमिक्स में नौकरी करने के साथ ही वो सब चल रहा था। लगता था लोगों को मेन ट्रैक पर है, लेकिन मेन ट्रैक पर कथक था। हाँ, वो सबको मेरे गुरु राज बिसारिया साहब थे, जब मैं इंग्लिश पढ़ती थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो कहते कहाँ भाग जाती हो, मतलब जैसे ट्यूटोरियल खत्म नहीं हुआ, फौरन अपना झोला उठाया और सीधे दौड़ते हुए कथक केंद्र। सबको पता था कि इसके मन आत्मा में क्या बसा हुआ है और ये क्या करने जा रही है वहाँ पे। तो जो आपने ये नहीं, सरकारी नौकरी के साथ 20 साल आप जो नौकरी करते हैं उसके साथ पैरेलल स्ट्रीम में कैसे समय और अवसर मिला आपको? आपने संसार के हर बड़े प्लेटफॉर्म पर किया है, परफॉर्मेंस किया है, वहाँ जाना, उसकी तैयारी करना, रिहर्सल करना नौकरी के साथ, क्योंकि नौकरी आप यू कांट नॉट डू द जॉब व्हेन यू आर बीइंग पेड फॉर एंड यू यस, आपको काम पूरा करना पड़ता है, तो उसी के साथ में समय निकालना पड़ता था। आप अपना सुबह प्रैक्टिस करिए या अपनी रिहर्सल जो है वो शाम को करिए, मतलब अपने जब आपके संगतकर्ता भी उपलब्ध हों, तब इतनी टेक्निकल सुविधाएं होती नहीं थी, तो आपको हमेशा, अरे वो तो छोड़िए, टेलीफोन और मोबाइल भी नहीं होते थे कि आप तुरंत इससे कोऑर्डिनेट करिए, बुला लीजिए, कुछ करिए। हम लोग बहुत, लेकिन हाँ टीवी था और टीवी पे आप उस समय परफॉर्मेंस हाँ, अरे टीवी के इनॉग्रेशन में मैंने परफॉर्म किया है लखनऊ दूरदर्शन, आपके इंटरव्यूज, आपकी बातचीत और बहुत सारे परफॉर्मेंसेस, और तब देख के लोग बड़े हुए। हाँ, तब जो है टीवी पे शास्त्रीय नृत्य और संगीत को काफी इम्पोर्टेंस, अहमियत दी जाती थी, और उसका टाइम फिक्स था और वो लोग बहुत देखते थे। तो अभी भी मुझे लखनऊ भर में लोग मिलते, अरे टीवी पे बचपन से आपको देखते रहे, और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा और मान था, अब भी है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों की संख्या कम हो गई है। ये है जी। फिर जिंदगी आगे बढ़ी, हाँ, और आप फिर वहां से कैसे नौकरी छोड़ करके आप भातखंडे में सीधे प्रोफेसर हो गई कथक की? हाँ, ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी। तो ये जो पूरा अरसा था जब मैंने यूपी डेस्को में काम किया था, लगातार मेरा सीखना, सिखाना और परफॉर्म करना चल रहा था, बिल्कुल। बल्कि सिखाना भी मैंने बहुत बाद में शुरू किया एक्चुअली। बेसिकली मैं परफॉर्मर थी और खूब परफॉर्म करना चल रहा था। हाँ, फिर भातखंडे विश्वविद्यालय में एक बार वो निकला, विज्ञापन निकला कि प्रोफेसर उन्हें चाहिए, तो हमने उसके लिए, मतलब मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं उसके लिए अप्लाई करूंगी या जाऊंगी, क्योंकि मैं बस परफॉर्मर थी। लेकिन मैंने अप्लाई किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर उसके बाद मैंने 13 साल तक वहाँ काम किया सीधे प्रोफेसरशिप पे, और मैं डीन रही पूरे वक्त अपने फैकल्टी ऑफ डांस की। वो भी एक अलग तरह का अनुभव था, इसलिए कि अभी तक मैं
जब मैं अपने गुरु से सीखती थी तो वो गुरु शिष्य परंपरा थी, लेकिन जब मैंने भातखंडे में सीखना सिखाना शुरू किया, अब मेरे संस्कार तो वैसे ही हैं, मैं वैसे ही सिखाती थी, मतलब उतने ही अनुशासन से, उतने ही समय लगा के, और हंसते थे लोग मेरे पे कि ये तो डंडा लेके सिखाती है, तो वो तो चला। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल टीचिंग के जो और अपने फ़ायदे होते हैं, उसका भी ज्ञान होना और वो भी सिखाना, क्योंकि शास्त्र थ्योरी वो भी जानकारी बच्चों को चाहिए, और उसके अलावा विश्वविद्यालय के तमाम और तरह के काम होते हैं जिसमें रिसर्च वर्क होता है, पीएचडी गाइडेंस होती है, परीक्षाएं होती हैं, और इस तरह की तमाम चीज़ें की, और मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत वो समृद्ध करने वाला अनुभव था। जी जी। तो ये 2 नौकरियां और कथक के पैशन के बाद आपका विवाह हुआ, लेकिन आपने कॉन्शियसली you decided not to have children. हाँ, because तो ये जो एक डिसीजन था, इसको अगर आप आज हाइंडसाइट में देखेंगे, मेमोरी लेन में, जी, तो डू यू रिग्रेट, या वो सही डिसीजन था? क्योंकि मेरे ख्याल से ओल्ड एज में आजकल कुछ एक सिस्टम बना हुआ है कि बच्चे या तो माँ बाप से चिपटे रहते हैं या माँ बाप जाके चिपट जाते हैं। आई थिंक ओल्ड एज के सहारा जो है वो श्रवण कुमार मानते हैं बच्चों को, विच ऑफ कोर्स ये भी एक डबल एजेड वेपन है। कुछ लोग बच्चे 50% बुढ़े बच्चों से परेशान हैं, 50% लोग उनसे चिपटे हुए हैं। आई डोंट नो, मतलब मैं आई डोंट वांट टू हैव अ वेरी कन्विक्शन स्ट्रांग ओपिनियन ऑन दिस, बट हाउ डू यू लुक एट दिस? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब मैं काम कर रही थी, मेरे पास, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अगर वक्त नहीं था मैं ये नहीं चाहती थी कि अपनी जिम्मेदारियों से किसी प्रकार की बेईमानी करूं। अगर करना है तो पूरी तरह से उसको करना है, देखना है। हालांकि मैं हमेशा घरेलू ही महिला रही और तमाम और तरह के फर्ज निभाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसमें आप एकदम छोड़ के हट नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने अपने माँ बाप से ये देखा और सीखा कि वो अंत समय तक आत्मनिर्भर रहे, और ये उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग सोचना था कि आदमी को मतलब इतना मजबूत होना चाहिए, बहुत बहुत उनका। तो आज की जो व्यवस्था है उसमें आप, जैसे आपने कहा, दोनों बातें हैं। यू डू फील लोनली एट टाइम्स, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको लगता है कि आपके पास, और ये भी लगता है कि अगर कोई होता तो शायद कुछ शेयर कर लेता आपकी जिम्मेदारियां, ऐसा लगता है। पर दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि शायद शेयर करने के बजाय लोग ज्यादा कष्ट में भी हैं उसको लेके। मैं देखती हूँ, और मैंने ये बहुत देखा है कि शायद वो व्यवस्थाएं बदल गई हैं। ढोल सुहावने जी, आप कहीं से आपको ऐसी इमेजरी दिखाई पड़ेगी कि साहब वो अपने पिताजी को गाड़ी ड्राइव करते ले जा रहे हैं, लेकिन बाकी वो तो एक मोमेंटरी चीज आपको दिखाई पड़ रही है। जी हाँ। लेकिन आप जो है वो घर के डे टू डे लिविंग में प्रेशर कभी लगता, हाँ, अब वो शायद पूरे जीवन की ही वैसी व्यवस्था हो गई है, शायद इस वजह से, अब जो भी उसका कारण हो। लेकिन ऐसा भी लगता है कि हाँ, ये कभी कभी लोगों को बहुत परेशान, और ज्यादातर मैंने लोगों को परेशान ही देखा है। दोनों तरह के पक्ष हैं इसमें। जी कुमकुम जी, ये कथक तो कथक, इसके अलावा और क्या शगल रहता? अरे बहुत शगल थे मेरे पास, और मुझे किस्मत मेरी इतनी अच्छी थी, और माँ बाप ने मुझे इतनी स्वतंत्रता दी पूरे अनुशासन के साथ। आप मेरे पिता को जानते हैं, अनुशासन पहली शर्त होती थी हर चीज में। लेकिन उसके बावजूद देखिए मैंने कौन सा काम नहीं किया। मैंने रेडियो में न्यूज रीडिंग की, कंपेयरिंग की, नाटक की, मैं ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, टीवी की, हाँ, और रंगमंच मैंने खूब किया, जी भर के। दर्पण ऐसी अच्छी संस्था के साथ मैंने काम किया, उसमें डांस डायरेक्शन, उसमें एक्टिंग, कितने मैंने बहुत उसको एंजॉय किया, बहुत। और मैंने गाना सीखा भातखंडे से। पहले जब मैं छोटी थी विशारद किया गाने में, मैंने पता नहीं कौन, रेडियो में अब मैं सुगम संगीत की आर्टिस्ट, उसको भी मैंने सीखा, उसको भी मैंने गाया। मुझे इतना, टीवी में समाचार पढ़े मैंने, और तो सोचिए ये सब उसकी अलग अलग तरह की सहयोगी विधाएं या जो भी कही है, पर मैं इनको एंजॉय करती थी। अरे मुझे बहुत मजा आता था। एक वो जो अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्री फिल्में आती थी जो नेचर पे बेस्ड होती थी, उसके पीछे कमेंट्री हिंदी में करनी होती थी, वो लिख के आती थी, वो मुझे उसके पीछे जो बोलते थे कमेंट्री, वो डब करना, अरे मुझे इतना मजा आता था उसमें। मैंने इतना किया है, वो भी बहुत मैंने उसको एंजॉय किया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ये सब देखने, करने और सीखने की मुझे घर से स्वतंत्रता मिली हमेशा, और मान सम्मान मिला। मैं नहीं, यहाँ तक कि मेरे अपने ससुराल वाले पक्ष ने भी, मैं कहूँगी, इसमें कभी मुझे, मतलब एक तो इसको मान से देखा, सम्मान से देखा, और इसमें कभी इंटरफेयर नहीं किया। बहुत बड़ी विल पावर चाहिए होती है कि जब
पूरा ख़ानदान कुछ और कर रहा हो तो आप निकल के अपना कार्यक्रम करें, या आप रिहर्सल करें, या आप बहुत सुख छोड़े अपने बहुत सारे। तो ये चीज़ें, पर वो जो आपने शुरू में बात कही थी कि एक लक्ष्य हो और उसके पीछे लगे रहना, प्रतिभा, संगीत के मामले में प्रतिभा मानी जाती है कि हाँ वो जन्मजात प्रतिभा होती है जी, बहुत लोगों में होती है। हाँ। वो संगीत से मेरा मतलब है हमारे तीनों पक्ष, गायन, वादन, नृत्य जो भी हैं, लेकिन प्रतिभा के साथ उसको उसकी तालीम प्रॉपर लेना और फिर वो जो परसीवरेंस, लगातार लगे रहना और कमिटमेंट लंबे समय तक, जी लंबे समय तक उसको करते, क्योंकि इसमें जल्दी कुछ नहीं मिलता। खासतौर से जो शास्त्रीय संगीत की विधाएं हैं, इसमें जल्दी कुछ नहीं होता है। इसमें हर चीज़ में शॉर्टकट है ही नहीं, पूरा रास्ता तय करना है आपको और करते रहना है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। मैं सोचती हूँ वो कौन सा समय होगा जब मेरा कार्यक्रम होगा और मैं इसमें स्टेज पे जाने से पहले डरूंगी नहीं। मैं इतनी डरपोक हूँ, मैं इतनी डर जाती हूँ कार्यक्रम से पहले। मैं रियाज भी करती हूँ, मैं थक भी जाती हूँ, मैं फिर सोचती हूँ कब अंत होगा। हर कार्यक्रम एक परीक्षा, एक परीक्षा, एक परीक्षा, देते रहो जिंदगी भर। तो कुल मिला के ये है सब पूरा। अब बताइए, अब आप 65 साल के होने जा रही जी। हैं, तो ये जो आपके 2000 स्टूडेंट्स हैं, हाँ 4-5 हजार दोस्त हैं, शहर में 5 लाख आपके प्रशंसक फैंस हैं, इन सब के प्रेशर्स के बीच में अब जिंदगी क्या बहुत व्यस्त रहती है? जिंदगी कैसे गुजार रही हैं? अब कैसे गुजार रही हैं जिंदगी? हाँ। स्वास्थ्य के लिए क्या करती हैं? खान पान के लिए क्या करती हैं? लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना आपको पसंद है? परफॉर्मेंस हाँ। क्या करती हैं? क्या शेड्यूल क्या रहता है? हाँ, क्योंकि हम लोग अनुभव चैनल ओल्ड एज के लोगों की बात जी, कर रहे हैं, जी, लेट्स जी, कम हाँ। टू ओल्ड एज। हाँ, तो मुझे लगता था कि जब मैं एक फॉर्मल नौकरी मेरी नहीं रहेगी तो मेरे पास बहुत वक्त होगा, जी। लेकिन कभी वक्त ही नहीं होता है मेरे पास। हम्म। मुझे यही समझ में नहीं आता क्यों। तो उसमें 2-3 बातें, अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, हाँ सुबह टहल लेती हूँ और जी। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, जी। लेकिन मैं रोज़ टहलती हूँ, नियम से टहलती जी हूँ। जी थोड़ा सा रियाज भी करने की कोशिश करती हूँ, अगर ज़्यादा ना कर सकूँ थोड़ा रियाज। बड़े गुरु लोग कहते थे नागा ना करो, मतलब कम करो लेकिन करो। तो जी। अभी भी, और अगर कोई कार्यक्रम आ जाता है तो मुझे ठीक से उसके लिए रियाज करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी और बात है जिसमें मेरा बहुत समय और वो जाता है, वो है सिखाना। जी। सिखाना एक बहुत सिखाना। और अब जब मैं देखती हूँ कि जो लड़कियां 4-5 साल की उम्र में लड़के लड़कियां मेरे पास आए थे, वो बड़े बड़े हो गए, जी। वो अपनी अपनी जगहों पे जाके काम कर रहे हैं। कुमकुम जी, आपको दायित्व भी है। अगर आपको इस एक महत्वपूर्ण नृत्य को शाश्वत, उसका मूर्त रूप बनाए रखना है और बढ़ाए चलना है, तो आपको सिखाना पड़ेगा दायित्व, क्योंकि मेरे गुरु ने दिया है ना, तो मुझे आगे देना है। तो इसलिए मुझे देना है। तो बहुत बड़ी, हालांकि कभी कभी गुस्सा होती हैं, दिन रात ये लड़कियां फ़ोन करती रहती, दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, ये हो रहा है तो क्या करें, वो हो रहा है तो क्या करें, फलानी जगह प्रोग्राम है तो क्या करें। अब मैं तंग आती हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, यही मेरा जीवन है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि का एहसास होता है जब आप देखते हैं कि वो लड़कियां समझदार होके, लड़के लड़कियां समझदार होके अपने प्रोग्राम्स खुद प्लान कर रहे हैं, खुद संगतकर्ताओं को ले रहे हैं, खुद उसकी रिहर्सल कर रहे हैं, मुझसे गाइडेंस अभी भी लेते हैं सब। मेरी जो सबसे बड़ी शिष्या है वो भी मुझसे अभी भी एक मिनट की गाइडेंस लेती है। लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि। और जो लड़कियां कल तक इतनी सी थी, वो ऐसे लंबी होके, बड़ी होके और ऐसे झमाझम नाच रही है, कॉन्फिडेंट, मजबूत। तो ये आपसे हम ये इस एपिसोड का समय समाप्त हो रहा है। हम आपसे पुनः एक बार आपसे मिलेंगे और एक बार जानकारी करेंगे कथक के बहुत सारे उन पहलुओं पर, नृत्य के या शास्त्रीय संगीत के उन पहलुओं पर, आई थिंक जो ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो एक हमारी संस्कृति की एक थाती है। बहुत बड़ी बात है। मैं भी अभी अपनी पूरी बात कह नहीं पाई हूँ, फिर भी बहुत हम बहुत शीघ्र मिलेंगे फिर आपसे इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।